जी हाँ, टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में तमाम खास मेहमानों के साथ गर्मा गर्म डिबेट आप देख रहे हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं बिहार में। लेकिन इन आंकड़ों का आने वाले वक्त में असर क्या पूरे देश की सियासत पर पड़ने जा रहा है, इस पर हम कर रहे हैं बड़ी बात। और अब हमारे साथ विपिन चौबे भी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। और बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। जाति जनगणना पर 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने आंकड़े जारी होने का दिया है हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। पहले से तय 6 अक्टूबर को ही इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं उसके बाद इस पूरे मामले में जल्दी सुनवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ ना देते हुए तय वक्त के मुताबिक ही इस पूरे मामले में सुनवाई करने के लिए कहा है। और पहले से जो वक्त तय था यानी 6 अक्टूबर को ही निश्चित समय पर ही इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए इस खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और आगे जो डेवलपमेंट होगा उससे हम आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन एक बार फिर स्टूडियो में बहस की करने जा रहे हैं शुरुआत अपने तमाम खास मेहमानों के साथ। और उससे पहले आपको बता दें, बिहार में जाति की गिनती के आंकड़े आ गए। इंडिया के घटक दल इसे मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, जबकि बीजेपी समाज को जातियों में बांटने का आरोप लगा रही है। टीवी 9 भारतवर्ष जो आंकड़े आए हैं उनका पूरा और सबसे सटीक विश्लेषण कर रहा है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। आइए देख लेते हैं कि बिहार में जो जाति गिनी गई है उसमें सबसे खास निकला क्या है। ये सबसे पहले हम आपके सामने रख देते हैं। 1931 के बाद पहली बार जातियों के आंकड़े सामने आए हैं। ये अपने आप में बहुत अहम है। और बिहार में कौन कितना, ये लगातार नीचे आप देखिए हम फ्लैश कर रहे हैं। जैसे पासी 0.98%, कायस्थ 0.6%। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये कि ओबीसी की आबादी करीब 11% बढ़कर 63% हो गई। यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को अगर मिला लिया जाए तो सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है, 14.27%। ये वो अहम बातें हैं जिस पर अब चर्चा हो रही है। ओबीसी से ज्यादा ईबीसी यानी जो पिछड़ा वर्ग है उससे ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग है बिहार के अंदर, जिनका आबादी में रिप्रेजेंटेशन 36% है, जबकि ओबीसी कितने हैं 27.1%। सामान्य वर्ग अनुमान से कम 15.52%, ये पता चला है। इसके अलावा टॉप 11 जातियों की हिस्सेदारी जानते हैं कितनी है, करीब 50%। टॉप 11 जातियों की, शेष 198 जातियों का जो हिस्सा है वो करीब 50% है। तो कई अहम पॉइंटर्स और नई बातें इस जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद निकल कर सामने आई हैं, जिस पर अब बिहार में सियासत का एक नया दौर आने वाले वक्त में हम देखेंगे। विपिन। बिल्कुल समीर, और देखिए भारत में जाति और राजनीति एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि बिहार के जो बड़े नेता हैं उनकी पॉलिटिकल नेटवर्थ यानी सियासत के सूचकांक में उनका भाव कितना है, यानी उनका वोट बैंक कितना है, वो डिटेल आपको हम अब दिखाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं और आज बिहार में जाति जनगणना के जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक कुर्मी 2.87% है। यानी नीतीश कुमार 2.87 कुर्मियों के नेता हैं। अब देखिए बात यादवों की। यादवों का जो आंकड़ा अब जारी हुआ है उसके मुताबिक इनका जो टोटल नेटवर्थ है, आप समझ लीजिए कि जो 14.226% ये हैं। इस जाति के सबसे बड़े नेता फिलहाल आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव हैं। तो बीजेपी से इस जाति के सबसे बड़े नेता नित्यानंद राय हैं, जो कि केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार में भूमिहारों के बड़े नेता और बीजेपी के गिरिराज सिंह और जेडीयू के ललन सिंह माने जाते हैं भूमिहारों के नेता। इस जाति के आबादी 2.86% है। बिल्कुल, तो देखिए आंकड़ों में जो अहम बातें हैं उसके बारे में टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको बताया। एक बार फिर बहस की शुरुआत करते हैं। फाजिल अहमद साहब,
इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे, क्योंकि बिहार में देखिए यादव मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र बहुत होता है। एक नई बात जो निकलकर सामने आई, मुस्लिम आबादी बढ़ी है, हिंदू आबादी घटी है। हिंदू 82%, मुस्लिम 17.7%, यादवों की आबादी 14.27%। ये जो यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, ये आने वाले वक्त में क्या असर दिखाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आमतौर पर जब हम बात करते थे तो 35% रिप्रेजेंटेशन माना जाता था, लेकिन अब यह पता चल गया है कि यादव मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है वो 32% है। बदलेगा कुछ? देखिए अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया आपको, आपने हमको मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक है। ओबीसी SC ST के लोग लगातार समाज में रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े क्यों हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने इसके पहले एक कमेटी बनाई, बंदोपाध्याय कमेटी। बंदोपाध्याय कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया कि 95% जमीन सिर्फ 5% लोगों के पास है। यानी बिहार के ओबीसी SC ST के 95% लोग भूमिहीन हैं, उनके पास जरिया माश का कोई साधन नहीं है, जमीनें सिर्फ 5% के लोग हैं। जब नीतीश कुमार के पास ये रिपोर्ट आई, नीतीश कुमार ने इसको लागू करने के लिए जब बात कही, सारे बिहार के सवर्ण नेता ने, भाजपा के नेता, नीतीश कुमार भाजपा के अलायंस थे, उनके खिलाफ जाकर के गांधी मैदान पर बहुत बड़ी 3 रैलियां किया और कहा कि ओबीसी SC ST को जमीन नहीं मिलना चाहिए, सभी सवर्ण जातियों के पास जमीनें होनी चाहिए, लेकिन किसी के पास जमीन नहीं है। ओबीसी SC ST के आज बिहार की जो कह रहे कि आर्थिक और सामाजिक हालत क्यों खराब है, मतलब ये पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और ये बहुत जरूरी है, आप ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन अनामिका जी, आप लगातार हमारे साथ बनी हुई है, ये ऐसा दांव खेल दिया है जो बीजेपी को ना तो निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा ये दाखिल करके कहा था कि सेंसस कराने का जो अधिकार है वो केंद्र का है, राज्य को नहीं देना चाहिए और जातिगत आधार पर जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस दांव से ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए चित हो गया और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? मैं सारे लोगों को ध्यान से सुन रही थी। सबसे पहले मैं भावेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। रोहिणी कमेटी के बारे में मुझे पता है, पर जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रवक्ता उसका उपयोग कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम किसी भी बात का, किसी भी मुद्दे का उपयोग नहीं करते हैं, भावेश जी। और दूसरी बात, कर्नाटक की बात हुई कि वहां अगर हमने आरक्षण को बदला या आरक्षण में हिस्सेदारी कम या कहीं ज्यादा की तो उसका हमें लाभ नहीं मिला। हम कोई भी आरक्षण, कोई भी योजना या देश हित में जब भी हम कोई बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये अंत्योदय की विचारधारा है, जिसका अर्थ है पंक्ति के अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति। और जब हम पंक्ति की बात करते हैं तो उसमें सारे समाज के, सारे जाति के लोग शामिल होते हैं, सारे धर्म के लोग शामिल होते हैं। जब हम आयुष्मान बनाते हैं तो हम नहीं देखते कि उसमें किस जाति और धर्म के लोग आए। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत प्रभावी रूप से आपके चैनल से कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, वाजपेयी जी भी अभी जिस तरह से कह रहे थे, हमने एक लाइन में सिर्फ ये बता दीजिए, क्या आरजेडी और जेडीयू के इस दाव से बीजेपी फंस गई है? बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2024 के परिणाम बताएंगे। उत्तर प्रदेश और योगी सरकार इस बात की गवाह है। एक जाति विशेष जिस तरह के आंदोलन खड़ा करके काम किया गया और क्या परिणाम है, बहुत ठीक है अजय उपाध्याय जी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी प्लस SC प्लस ST इज इक्वल टू 84%, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इन आंकड़ों को कैसे पेश करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस, खास करके इंडिया गठबंधन के थ्रू? समीर भाई, क्या जिसकी जितनी भागीदारी है, जितनी उसकी हिस्सेदारी नहीं उसको मिलनी चाहिए क्या? क्या ये न्याय का तकाजा नहीं कहता है क्या? ये तो नेचुरल जस्टिस है और ये मिलना चाहिए। जिनको जितनी संख्या है, जिनकी, उनके हिसाब से, उसके अनुपात में संसाधनों पर उनका अधिकार हो तो क्या बुराई है? यही बात हमारे पहले भी प्रधानमंत्री जी कहते थे, तो इसको हिंदू मुस्लिम में इन लोगों ने बांटने का काम किया था। अब जब हम जातियों की बात कर रहे हैं, जिनका जितना अधिकार समाज में होना चाहिए, चूंकि संख्या उनकी है, यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हक दीजिए। हक देना ही राज्य सत्ता का काम होता है। राज्य सत्ता का काम सिर्फ सत्ता पर अधिकार बनाना नहीं होता है। अंतिम बात, जिस तरह से हमारे यहाँ साथी हैं, कुछ लोग बैठे हुए, अनामिका जी हैं, ये जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग इस तरह की धारणा बनाना चाहते हैं। समाज में न्याय का वितरण भी होना चाहिए, संसाधनों का। यही न्याय कहता है, सामाजिक न्याय। और राज्यों की बात करते हैं, कर्नाटक में भी हमने कराया, केंद्र में भी हमने जातीय जनगणना कराया, लेकिन ये सरकार 9.5 साल से जातियों में बांटने की कोशिश नहीं है ना? जातियों में बांटने की कोशिश नहीं है नवल किशोर जी? नहीं, ये बांटने का काम नहीं है, बांटने की कोशिश नहीं है ना। इससे सियासत में जातिवाद और तो नहीं बढ़ेगा। चाहिए जाति
समीर नवल किशोर जी जल्दी से एक पॉइंट ऐड करते हैं। हाँ जी, एक छोटी सी बात मैं ऐड कर देता जी। हूं। देखिए कितना दुर्भाग्य है कि जाति को आप बना करके रखना चाहते हैं, जाति का आप लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन जातीय जनगणना से आप डरते हैं। आज कांग्रेस इस बात को कह रही है, जो हाँ हमारे अजय उपाध्याय जी जो बात कह रहे हैं, देखिए इसके पीछे कारण क्या है। क्या? ये कांग्रेस भी जानती है कि धर्म की राजनीति को भारत से खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है सामाजिक न्याय की लड़ाई। आज भूले सही कांग्रेस ने आज ये बात को कहीं ना कहीं ये महसूस किया, या फिर एक ही तरीका है कि जातियों में बांट दो। जो आरोप लग रहा है कि हिंदुओं को जातियों में बांटकर आप लोग फायदा उठाना चाहते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मुसलमान में भी जातियां हैं ये भाई। सद्भावना जैसे मुसलमान में भी किताबी 36 गणना जातियां कहाँ हैं। है? अब ये सद्भावना लिस्ट में आ गया जैसे नाम उसका, मुसलमानों में जाति उसकी गणना कहाँ है? मुसलमान में जातियां हैं भाई। देखिए इस जातियां बनाया कौन? उसका हम लोग ने धर्म बदल लिया मुसलमान, लेकिन जात में अभी भी फंसे हैं, जबकि इस्लाम जात में नहीं कहता है। ये जात का दुष्परिणाम है देश का। ये जातियों को तो जागना पड़ेगा, जातियों को बताना पड़ेगा। अब आप भर्ती निकाल रहे ओबीसी, सुन लीजिए, अब ये बात पहरेदारी की है, ये बात अब जो है सामाजिक पहरेदारी की है कि हमारा हिस्सा कौन खा रहा है, हमारा हिस्सा कौन लूट रहा है। क्या भारत की धन संपदा में सबका अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि कोई 1% है उसको आप टिकट नहीं देंगे, उसको आप नौकरी में हिस्सा नहीं देंगे, उसको आप जमीन नहीं देंगे, मतलब जातियों उसको का आप आंकड़ा आना जरूरी है और उसी के आधार पर उनको न्याय मिलेगा। और जिस समाज का कोई नेता नहीं होता है उसका थाने में लाठी बजती है उसके ऊपर। ठीक है बान जी जिस तरह करप्शन का शिकार होता है। नवल किशोर दास है, जवाब ले लेते हैं। बान जी जिस तरह की देश में राजनीति, ठीक है, जिस तरह की देश में राजनीति हो रही है, ये माना गया, ये उदाहरण पेश किया गया कि हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी। आपको क्या लग रहा है, क्या इससे उस मुहावरे पर या उस सिनारियो को तोड़ने में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो आज की तारीख में बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ी हैं उसको तोड़ पाने में कामयाब होंगी? आप लोग कैसे देखते हैं हिंदू धर्म गुरु होने के नाते? देखिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि हिंदू समाज को जाति के नाम पर तोड़ने का कुचक्र चला जा रहा है, और मुझे लगता है ये जाति गणना अभी पूरी नहीं हुई है। केवल आपने हिंदुओं की दिखाई है ना, मुसलमानों में जाति नहीं है क्या? ईसाइयों में जाति नहीं क्या? सुन लीजिए कहाँ दिखाया? केवल मुसलमान दिखाया उसमें। हमने शुरू में ही बता दिया कि जैसे हिंदुओं की अलग अलग जातियों की जनगणना हुई है वैसे ही मुसलमानों की हुई है भाई, ये कंफ्यूजन ना रखिए। देखिए 84% हिंदू हैं, उनके जातियों का बाइफर्केशन आया है, उसी तरह से मुस्लिमों का भी आया है। करेक्शन नवल किशोर जी इसलिए ये कह रहे हैं, नवल किशोर जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवल जी ने ये कहा था कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था, हाँ मुसलमान भाई नहीं कहा था इनका आरंभिक मुसलमान वो अलग बात है, लेकिन महामंडलेश्वर जी सवाल पर आ जाते हैं, क्या जाति का जनगणना नहीं देगा? महामंडलेश्वर जी सुनिए, हमारे यहाँ तो किसी मंदिर में जाति नहीं दिखाई देती, जाति के आप लोग हैं, वहाँ तो एक इमाम के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे उनको बोलने तो दीजिए, को बांटने का कुछ जाति के नाम पर हिंदू को लड़ाना चाहते हैं। सुनिए जाति के नाम पर हिंदू को लड़ाने का कुछ कितनी बड़ी सच्चाई है, जाति कितनी बड़ी सच्चाई है। अभी 4 दिन पहले मुजफ्फरनगर के बगरा जगह में 80 लोगों ने, जो 7 परिवार है मुस्लिम परिवार, उन्होंने बाकायदा धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू बने। अच्छी बात है, स्वागत है। जाति उनकी वहां है मुस्लिम में, स्वागत है। यहाँ भी उनकी जाति यही है। भारत में धर्म परिवर्तन हो सकता है, जाति परिवर्तन नहीं हो सकती। यही तो हिंदू बने। अच्छा ठीक है, सनातन में तो जाति की एक मिनट महामंडलेश्वर जी आपकी बात क्लियर, एक मिनट के कारण पहले महामंडलेश्वर जी आपकी बात क्लियर हो जाए। आपने कहा, महामंडलेश्वर जी आपने कहा कि हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, जो कि गलत है। ये कोशिश कौन कर रहा है? राजनीतिक लोग। कौन से राजनीतिक लोग? ये हमारे कौन से राजनीतिक लोग? किसी वेद में हमारे जाति की बात नहीं है। ये बताइए किया? ठीक है, तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है सर, ठीक है अंसारी साहब एक मिनट, नवल किशोर जी आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को जातियों में बांटने का कुचक्र रचा जा रहा है, लेकिन ये जो जाति आधारित राजनीति है ये तमाम दल करते हैं, इसमें नया क्या है? राहुल देव सर आप कैसे देखते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने एक सिनेरियो ऐसा बनाया कि देश में राजनीति की बदलाव हुई और उसका तोड़ आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ इस तरह लेकर आई है? मैं महाराज की कृपा से पूरी बात आपकी सुन नहीं पाया विपिन, लेकिन जो समझा हूं तो इससे देखिए दोनों को ही नुकसान होगा, दोनों को ही फायदा तो मुझे अभी कहीं कोई दिख नहीं रहा है।
ये मानना कि इससे बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होगा और सामाजिक न्याय की पार्टियों आदि को यानी आरजेडी वगैरह को नुकसान नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अब अभी बिहार का ही उदाहरण लीजिए आप जी। वहाँ पर अभी यादवों की संख्या निकली है 14%। पिछले चुनाव में आरजेडी ने यादवों को टिकट दिए 40%। तो अब ये 40 और 14 के बीच में कैसे, अब जब टिकट बटेंगे तो कैसे होगा? जो जिनको नहीं मिले 14 को 40 दिए गए तो बाकी का क्या होगा? नहीं, तो एक मिनट, ये सबके भीतर होने वाला है। सर एक करके अपनी बात पूरी। ये अपनी बारी नहीं, एक सबके सवाल भीतर होने वाला मैं है दूंगा। और सारी पार्टियों के सामने इसके बाद मैं दूंगा। मैं बात पूरी कर लूं। इसके बाद मैंने कहा सारी पार्टियों के सामने नई चुनौतियां आएंगी। अब अगर सब आंकड़ों के आधार पर सब बंटवारे होंगे तो सारे जो केवल राजनीतिक समीकरण होते थे अब उनको बदलना पड़ेगा। तो इसके प्रभाव से कोई भी पार्टी बचने वाली नहीं है, कोई राज्य बचने वाला नहीं है। तो अभी क्या क्या एग्जैक्टली होगा ये अभी कहना देखना कठिन है, लेकिन बहुत कठिन दौर होगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा जवाब, एक छोटा सा सवाल अवनीश जी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस कॉन्सेप्ट को क्या और अब आगे बढ़ाया जाएगा और बिहार में आने वाले वक्त में नेताओं की रीप्रोफाइलिंग होते हुए भी हम देखेंगे क्या? समीर बड़े इसका जवाब दे सकता हूं। मैं एक छोटा सा, राहुल जी मैं बोल लूं, बात बड़ी साफ सी है। आप राजनीतिक बात कर रहे हैं तो राजनीति की बात जो यथार्थ है वहां पर यादव और कुर्मी के अलावा तमाम जितनी पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां वो सब एनडीए के साथ है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे पासवान जी हो, सब जीतन राम NDA मांझी के हो, साथ हैं। छोटी सी सुनिए, डमरू बजाते रह गए अब ये। मैं एक सवाल, एक बात एक छोटे समीर बात से, क्योंकि अब तक जो बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति का यथार्थ है, इन तमाम दलितों और अति पिछड़ों का जो दोहन किया है वो इन तमाम इन लोगों ने किया है, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह साथ रही है। आप सुनिए 1931 में, मैं तो बहुत दिनों सुन रहा हूं। मेरी बात को सुनिए। 1931 में जातीय जनगणना होने के बाद 1941 की जातीय जनगणना के आंकड़े इसलिए डिक्लेयर हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर था। लेकिन 1951 में जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराई गई कि सेकंड लोकसभा के अंदर एक तथाकथित जाति जो 3% है उसके 40% एमपी इसी देश की लोकसभा के अंदर। देखिए फिर सवर्णों पर सवाल उठाने लगे आप। कल आपको पता है आंकड़े जब सामने आए, एक मिनट सतीश जी, कल जब आंकड़े सामने आए कई सवर्ण नेताओं ने ये कहा कि देखिए हम तो अल्पसंख्यक हो गए जी, हम तो अल्पसंख्यक हो गए, यादव 14% है। सुनिए, अगर कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है, अपनी हिस्सेदारी की बात करता है, इसको आप जातिवाद मत मानिए। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में जाति की तख्ती गले में डाल करके आप जातिवाद को कोस सकते हैं। अरे जाति छोड़िए ना। तो अनामिका जी ये जातिवाद कौन बढ़ा रहा है फिर? और फिर जो हम बातें करते हैं कि सियासत से जातिवाद को खत्म करना है, वो कैसे खत्म हो जाएगा? अनामिका जी एक मिनट, अरे भाई हो गया सतीश जी, एक मिनट। अनामिका जी, समाजवाद का नकाब लगाए हुए उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो, और समाजवाद और पिछड़े के नाम पर अपने परिवार को आरक्षण। अरे आप समाजवादी नहीं है क्या? आप समाजवादी विचारधारा नहीं? आप बोलने दीजिए ना उनको, वो सबको सुन रही थी। एक क्या वो सोशल पैटर्न पे नहीं मानती क्या? अरे सुनने तो दीजिए, बार बार इंटरप्ट मत करिए, एक आदमी को बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। मैं आपको शांत थी ना जी। समाजवाद का नकाब लगाए हुए परिवारवाद को, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं कि जब महिला आरक्षण की बात हो तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, राज्यसभा में बेटी को भेजा जाता है। और मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच से कि पिछड़ों का कितना उद्धार, यादव, मैं जाति विशेष का उल्लेख नहीं करना चाहती, फिर भी पूछना चाहती हूँ यादवों का कितना विकास, कितना उद्धार अपने परिवार के अलावा बिहार के परिवार ने किया या उत्तर प्रदेश के परिवार ने किया? और किसी भी शैक्षणिक, आर्थिक, अजय जी मुझे बोलने दीजिए, शैक्षणिक, मैं काफी देर से सबको सुन रही हूँ, शैक्षणिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की उन्नति करने के लिए जाति की बात करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मापदंड है, वैज्ञानिक तरीके, आप उनसे उस पर बात कर सकते हैं, उनकी उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही तो दलील उधर से दी जाती है ना कि जब तक आंकड़े नहीं पता होंगे तब तक उनके उद्धार की योजनाएं कैसे बनेंगी, तब तक नीतियां कैसे बनेंगी। इस पर मैं आता हूं अजय जी, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं, जरा कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं जी। आइए आपको दिखाते हैं जाति जनगणना से क्या बदला। 2011 में जब जनगणना हुई तब बिहार में हिंदू 82.7% थे, जबकि मुस्लिम 16.9%। और अब जब 2023 में जातिगत जनगणना जो सामने आई है उसमें हिंदू घट गए 81.99% और मुसलमान बढ़ गए 17.70%। यानी कि हिंदू जहां 0.8% घटे, वहां मुसलमानों की आबादी बिहार में 0.8% बढ़ी है। अजय जी,
ये जो आंकड़े सामने आए हैं, बातें तो यही हो रही हैं कि इसके आधार पर नीतियां बनेंगी, पॉलिसीज बनेंगी, सरकार की नीयत में वो रिफ्लेक्शन नजर आएगा। क्या होगा, क्या बदलाव आएगा, इन जातियों के लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी इन आंकड़ों के जरिए? देखिए, दो चीजें हैं। जैसे ओबीसी के बारे में आपने बताया 11% उनकी जो है जनसंख्या बढ़ी है। उसी तरह यदि किसी मुस्लिम समाज के अंदर भी बहुत सारे ओबीसी की कैटेगरीज हैं जिनका ऑलरेडी लिस्ट आया है, वो भी उस समाज के अंतर्गत है। मैं मानता हूं कि जो ओबीसी और अति पिछड़ा जो है, यदि उनके डाटा और आंकड़ा आपके पास आ गया है, तार्किक आंकड़ा आ गया है, तो साइंटिफिक उसका एनालिसिस करके और जो सरकार की योजनाएं हैं उनके हिसाब से उनको लाभ मिलेगा। और अच्छी बात है, जो बिचौलिया खा रहे हैं देश में, वो बिचौलिया नहीं खाएं, जो ईमानदार जिनको मिलना चाहिए उनको लाभ मिले। इसको सियासत से क्यों जोड़ रहे हैं, इसको धर्म से और क्यों जोड़ रहे हैं आप? धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। वाजपेयी जी आपके पास आऊंगा। राहुल सर बहुत देर से वो चाहते नहीं है कि उनको न्याय मिले। ठीक है, राहुल जी बहुत देर से न्याय उठा रहे हैं, लेकिन सर एक सवाल ये आता है, 1990 का दशक याद आता है कि जब इसी तरह की कुछ पॉलिटिक्स हुई थी, मंडल के बदले कमंडल लाया गया था। अब क्या कुछ कार्ड देश की राजनीति में इस दांव की आप देखते हैं? क्या ये वही वाला दौर दोबारा रिपीट होने जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, राहुल जी से उसके बाद वापस आते हैं। राहुल जी से सवाल है। वाजपेयी जी अनुमति दें तो। सॉरी। जी। मुझे डर है कि ये होगा, एक नया बहुत गंभीर उथल पुथल होगी और इससे हम अब बच नहीं सकते। अब ये मांग कि सभी जातियों का भारत का, यानी भारत के पूरे समाज के जो विभाजन है, वर्गीकरण है, उसमें सही तथ्य लोगों के सामने, पूरे देश के सामने आना चाहिए। ये एक न्यायपूर्ण मांग है और इसको पूरा होना चाहिए। अब जो कुछ भी होगा इसके बाद ही होगा। मैं एक उसमें सबके लिए सोचने के लिए एक दो चीजें और डालना चाहता हूँ इस पूरे विमर्श में, जिन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय की बात जहां सबसे ज्यादा हुई, जहां राजनीति का पूरा आधार जिन दो प्रदेशों में बनाया गया, इसको पिछले 20-30 सालों में बिहार और उत्तर प्रदेश, उनमें अभिशासन यानी गवर्नेंस और विकास, उसमें वो देश, ये प्रदेश पिछले 20-30 सालों से कहां खड़े हैं। सामाजिक न्याय की नीतियों और राजनीति पर चलने के बावजूद वो सबसे पिछड़े दो प्रदेश क्यों हैं, इस पर भी किसी को, हम सबको विचार करना चाहिए। तो ये दो कसौटियां और हमें ध्यान में अपने रखनी चाहिए, केवल जाति और उपजाति नहीं। ठीक है। ओबीसी की आबादी करीब 11% बढ़कर 63%। नवल किशोर जी, क्या इन आंकड़ों के जरिए अब ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश न सिर्फ बिहार में बल्कि इंडिया गठबंधन को करते हुए हम देखेंगे? क्या ये भी एक बड़ा रीजन है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये पहली बार पता चला है स्वतंत्रता के बाद कि आंकड़े कितने % हैं। ठीक है, ये आकलन था कि 52% था और जिसको आप कह रहे हैं कि 11% बढ़ा है। और ये भी एक सत्य है कि इस देश में SC, ST और रिलीजियस काउंटिंग होती थी पहले, केवल ओबीसी की काउंटिंग नहीं होती थी। और ओबीसी की काउंटिंग पहली बार बिहार में हुई है और साइंटिफिक तरीके से हुई है। और इस काउंटिंग का कहीं से भी जातिवाद या फैलाने का उद्देश्य नहीं है यहाँ। और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे उसमें आया है कि अगर बिना आंकड़े का आप कैसे विकास कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर जो भी पॉलिसी है। तो पहली बात तो ये है कि इन आंकड़ों के आधार पे जो गरीबी है, और गरीबी को हम जब देखते हैं तो जातियों में गरीबी और गरीबियों की जाति दोनों अलग अलग चीज है। इसका पता अभी मालूम होगा इसके जरिए। सर, अभी तो अगड़े पिछड़े की सियासत देख रहे हैं ना। अगड़े पिछड़े की सियासत को हवा देते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं को हम देख रहे हैं। इसलिए मैंने सीधा सवाल आपसे ये पूछा कि अब ओबीसी का आंकड़ा जब हमारे सामने है तो क्या इस राजनीति को और आगे बढ़ाया जाएगा? अभी सर ने बोला ना, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट राहुल देव सर ने बोला कि इस बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ। उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सामाजिक विकास हो जाएगा बिहार में हुआ और ये आर्थिक न्याय का युग है सर। ये आर्थिक न्याय का युग है। और दूसरी बात ये है कि बिहार इसलिए पिछड़ा प्रदेश है कि भारत के प्रधानमंत्री बिहार के धरती पे जाकर झूठ बोलते हैं। मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं जो 70 साल में बिहार नहीं हो पाया, बिहार में नहीं हो पाया, जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद बिहार में वो हो जाएगा। वाजपेयी साहब ने बोला कि 18 साल से नीतीश कुमार हैं। वो क्यों भूल गए कि उस 18 साल में भाजपा भी 15 साल वो भी थे, 15 साल वो भी थे। हाँ वाजपेयी साहब, ये जो बात हो रही है अब कल के बाद से दबे स्वर में ही एनडीए के बहुत सारे एलाइज हैं जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, वो दबी जुबान में कह रहे हैं कि हो जाना चाहिए था। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या आप लोग ये मांग करेंगे केंद्र सरकार से, क्योंकि आप लोग सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, या फिर आप उन पार्टियों को सपोर्ट करते हैं जो केंद्र की सत्ता में बैठी है?
क्या ये मांग करेंगे कि सेंटर लेवल पर भी इसको हो या बीजेपी रूलिंग स्टेट में भी इसको लागू ये मॉडल करना चाहिए? ये मांग आपकी तरफ से बीजेपी को किया जाएगा? ये मांग पहले की जा चुकी है। नीतीश बाबू, तेजस्वी यादव और बीजेपी के सब एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री साहब के पास किया था और उन्होंने बाहर आके नीतीश बाबू ने प्रेस में बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है। ये रिकॉर्ड पे है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, लागू भी तो नहीं किया, लागू भी तो नहीं किया। अरे भाई 10 से ज्यादा राज्यों में आप हैं, आप लागू भी तो नहीं किया। ये मोदी सरकार है। एक सेकेंड, जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा ये वो खुद अभी तो लेकिन कमिटमेंट भी नहीं हुआ ना, अभी कमिटमेंट भी नहीं हुआ। लेकिन देखिए इस बीच एक अहम खबर आ रही है, मैं आता हूं। जातियों की गिनती पर बोली बीजेपी नेता उमा भारती, कोई आरक्षण व्यवस्था खत्म नहीं कर सकता। ये उमा भारती का बयान, जो ठीक है उसके लिए देश को एक होना चाहिए, विपक्ष की हर बात का विरोध नहीं कर सकते, ये कह रही है उमा भारती। कोई माइका लाल आरक्षण की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकता। जब तक समाज में एक भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित रहेगा तब तक आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। तो 10 साल उनकी सरकार रही, तब क्यों नहीं उठाया मनमोहन सिंह जी के समय पर ओबीसी आरक्षण का मसला? उस दिन क्यों नहीं उठाया? तब बीजेपी के साथ एक क्यों हो गए? और दूसरा मैंने कहा कि अगर आपका ये नेता कल कह देगा कि राम मंदिर बनना चाहिए तो क्या बीजेपी के लोग राम मंदिर बनाना बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए तो क्या हम राम मंदिर बनाना बंद कर देंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये नहीं। अगर बात ठीक है तो पूरे देश को एक होना चाहिए इस मसले को लेकर के कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, एसटी एसटी का आरक्षण होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, 27% आरक्षण होना चाहिए और गरीब सवर्णों का भी 10% आरक्षण होना चाहिए। अनामिका जी, किस तरह से आप देखती हैं उमा भारती के इस बयान को? सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो ऑपोजिशन की तरफ से उठाया गया। ये कुल मिलाकर एक नसीहत भी है इसमें। आपने उनकी लास्ट जो लाइन थी, अंतिम पंक्ति सुनी होगी कि सवर्णों के लिए भी होना चाहिए। तो इस देश को किसी जाति पाति में बांटने से बेहतर है कि हम जो भी आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उन सारे लोगों को सारी सुविधाएं मिले। और ये जो एक बात मैं बार बार सुन रही हूँ, जिसकी जितनी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट लेने का, श्रेय लेने का हम परिणाम नहीं, श्रेय लिया ना, सुशील मोदी ने श्रेय लिया। उन्होंने कहा हम ही ने तो कराई है जातिगत जनगणना। लेकिन आप ही के नेता गिरिराज सिंह कहते हैं कि ये भ्रम पैदा करने वाली रिपोर्ट है। दोनों एक दूसरे के विरोधी बयान तो नहीं है, नहीं है विरोधी। देखिए समीर भाई, ये पूरी भाजपा जो है भ्रम की ही शिकार रही है, पहले भी और अभी भी है, और पाखंड की राजनीति कर रही है। पूरा देश देख रहा है। बहुत देर से आप बिहार के नेता साथ कह रहे हैं, केंद्र के नेता गोपीनाथ मुंडे को भी ये नहीं मान रहे हैं। अब आगे क्या होगा? मोदी जी कब कराए जाति जनगणना करते करते थक गया लोग। सामने देश में लोकसभा चुनाव है और इससे पहले 5 राज्यों में चुनाव। अब आगे क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होने वाला है? और आपको क्या लगता है कि यहीं से एक शुरुआत, क्या आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव की अब बयार शुरू हो जाएगी, मांग शुरू हो जाएगी? होना ही चाहिए। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ये जो पूरा विमर्श है बस एक तरह का, एक कहते हैं ना कि जिसकी एक तरह का बस सेक चिल्ली में बीत जाने वाले, क्योंकि अभी जिन्होंने ये जो जनगणना का रिपोर्ट है उसके बाद हो सकता है कुछ दिनों बाद बीजेपी भी जो जस्टिस रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट कर दे, उसके बाद उस पर जो विमर्श होगा। अब देखिए, एक जो अभी बताया जा रहा था, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी जो हमारे सामने आ गया है उसका कितना असर? ओके, मैं जो मेन इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा, जो फैक्ट पे बात करते हैं, बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट रोकने की जो बात चल रही थी, बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट नीतीश कुमार ने इसलिए रोक दिया क्योंकि वहां पे जो पिछले 15 साल में, जो 2010 से पहले जो 15 साल में जितनी भी जमीन का हस्तांतरण हुआ था उसमें अधिकतर यादवों और कुर्मी के द्वारा हुआ था, इसलिए उस रिपोर्ट को रोक दिया। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए। देख लिया समीर, मैंने क्या कहा था? मेरा ये पॉइंट रखने का, एक सेकंड, मेरा ये पॉइंट रखने का
मतलब ये था कि देखिए आप पिछले 10 साल में खासकर बीजेपी की राजनीति को आप देखिए तो बीजेपी की राजनीति ओबीसी लेड हिंदुत्व की है। उसमें नीतीश कुमार कहाँ फिट बैठते हैं, उसमें अखिलेश यादव कहाँ फिट बैठते हैं, उसमें लालू यादव कहाँ फिट बैठते हैं, उसको जरा गौर से एनालाइज कीजिए। राहुल जी आपने सबकी बातें सुनी, क्या नजर आता है आने वाले वक्त में खास करके 2024 की सियासत के मद्देनजर ये जातिगत जनगणना का मुद्दा कितना असर डालते हुए हम देख रहे हैं देश की सियासत पर? मुझे तो लगता है कि यह सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, सबसे बड़ा मुद्दा। और लोकसभा चुनाव में मतलब जो सबसे जिस पर सब कुछ तय होगा उन दो सबसे बड़े मुद्दों में कम से कम एक ये होगा। अगर ये सबसे बड़ा नहीं होगा तो दो सबसे बड़ों में से एक ही मुद्दा होगा और इससे सबको अपनी अपनी राजनीति, टिकट वितरण, रणनीतियां, इन सबको एक बिल्कुल नए सिरे से गढ़ना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये मामला अभी देखिए अदालत में जाएगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 6 बनाम 3 के उससे जो केशवानंद भारती ने दूसरे इंदिरा साहनी केस में फैसला किया हुआ है 50% की जो सीलिंग लगी है आरक्षण पे, अब उस पर नए दबाव पड़ेंगे, नई मांगे आएंगी। तो ये एक संवैधानिक निर्णय का भी मसला जल्दी बनने वाला है और इससे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं हमारे। ठीक है टिकट बंटवारा और सियासी जो बंटवारा है वो तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं और इसके आधार पर नए सिरे से आरक्षण की मांग भी आने वाले वक्त में उठ सकती है 2024 का। तो ये एक बड़ा मुद्दा होने ही जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए।